ओम नमः शिवाय जी। आज मेरा 100 डे योगा चैलेंज का 9वां दिन है और सुबह सुबह उठ के मैंने सबसे पहले कॉफ़ी पी। एक कॉफ़ी के पाउच को हल्के गर्म पानी में डाल करके उसके बाद मैं बाहर निकल गया। पीने के बाद रास्ते में देखा एक बुढ़िया जो 80 साल के आसपास की लग रही है, वो भी सुबह सुबह सैर करने जाती है। और उन लोगों के लिए बड़े शर्म की बात है जो अभी 20 और 30 में हैं और सुबह 9-9 बजे उठते हैं। उनको इनसे सीख लेनी चाहिए। उसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़े, आज का वेदर बहुत अच्छा था और आपको गांव में जब खेतों के रास्ते पे आप जाते हो तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ट्यूबवेल चलते हुए जब आप देखते हो, ग्रीनरी देखते हो, खेतों में पानी लगता हुआ देखते हो तो आपका मन वैसे ही प्रफुल्लित हो जाता है। टहलते हुए हम पहुंचे अपनी जगह पे जहां पे हम रोज़मर्रा व्यायाम करते हैं। उसके बाद हमने वार्म अप शुरू किया। सबसे पहले हमने अपनी रोटेशन की एक्सरसाइज की। सबसे पहले राइट हैंड से रोटेशन किया, फिर लेफ्ट हैंड से रोटेशन किया, फिर दोनों हाथों को एक साथ रोटेट किया। उसके बाद अपनी गर्दन को रोटेट किया, हिप रोटेशन करवाई, उसके बाद फुल बॉडी की रोटेशन करवाई, शोल्डर की रोटेशन करवाई, फुल अपर बॉडी को रोटेट किया। यही रोटेशन पैरों के साथ की। पहले लेफ़्ट लेग को रोटेट किया, फिर राइट लेग को रोटेट किया। एक बात नोट करने वाली है कि कभी भी हम घुटनों की रोटेशन नहीं करवाते, क्योंकि जो हमारा घुटनों का जॉइंट है वो इस तरह से बनाया गया है कि वो आगे की तरफ और पीछे की तरफ मूव कर सकता है, लेकिन वो साइड में मूव नहीं कर सकता। जब हम खड़े होते हैं तो वो स्ट्रेट होता है और वो पीछे जब हम बैठते हैं तो वो अपनी मूवमेंट करता है सिर्फ एक ही दिशा में। पहले बहुत सारे लोग घुटनों की रोटेशन करवाते थे, लेकिन वो गलत है। उससे आपके जो लिगामेंट हैं वो ढीले पड़ जाते हैं और फिर आपके घुटनों में समस्या आना शुरू हो जाती है। इसलिए घुटनों की रोटेशन कभी हम नहीं करते। रोटेशन के बाद हमने कार्डियो एक्सरसाइज स्टार्ट की, जिससे वार्म अप अच्छी तरह से हो जाए। सबसे पहले ऑन स्पॉट जंपिंग की, उसके बाद ऑन स्पॉट रनिंग की, उसके बाद उछल कूद वाले कुछ दूसरी एक्सरसाइज की, दोनों पैरों को हिलाया, उसके बाद जंपिंग जैक्स किया, फिर अल्टरनेट टो टच किया, 2-4 और अच्छे वार्म अप की एक्सरसाइज की। उसके बाद आज हमने कुछ पुशअप्स किए और पुशअप्स के 2-3 सेट करने के बाद उसके बाद हमने स्प्रिंटिंग की। पहले 100 मीटर स्प्रिंट किया, फिर 200 स्प्रिंट किया। उसके बाद घर की तरफ जाते हुए हमारा समय हो गया दातुन का। फिर हमने दातुन तोड़ा। दातुन तोड़ने के बाद उसको अच्छी तरह से साफ़ किया पानी के साथ। दातुन तोड़ना और उसको साफ़ करना भी एक आर्ट है। सबसे पहले आपको दातुन ढूंढना आना चाहिए कि कैसा दातुन आपको चाहिए। उसके बाद उसको साफ़ किस तरह से करना है वो आपको आना चाहिए। वो किसी अलग वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। दातुन करते हुए हम पहुँचे घर और घर पहुँच के सबसे पहले हमने ये वाली प्रेयर की। सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उसके बाद आज हमने डिसाइड किया कि हम पीठ के बल लेट करके करने वाले आसन करेंगे, जिनको सुपाइन लिंग आसन बोला जाता है। इसमें सबसे पहले हमने उत्तान पाद आसन किया। इसमें आपको अपने पैरों को एक निश्चित हाइट के ऊपर उठा के रखना होता है। ध्यान रहे अपने हाथों से अपने टांग को सपोर्ट आप नहीं करोगे, अपने लेग्स को, हिप्स को सपोर्ट नहीं करोगे और आपकी जो फोर्स लगती है वो आपके जो ओब्लिक है और जो पेट के मसल हैं उनसे आनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपको कभी भी आंतों की समस्या नहीं होगी। इनका पेट अच्छी तरह से साफ़ नहीं होता। पेट साफ़ करने में बहुत कारगर होता है। आपको तुरंत भी पता चल जाएगा यदि आप इसको 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। इसको कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप होल्ड करोगे। उसके बाद हमने दूसरे नंबर पे द्रोण आसन किया। द्रोण आसन आपकी कोर को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। इसको करने का तरीका क्या है, आपका जो पूरा बैलेंस है वो आपके हिप के ऊपर होना चाहिए और आपके पैर और आपके हाथ दोनों एक निश्चित हाइट पे इस तरह से उठे हुए होने चाहिए कि आपका जो बैलेंस है पूरा शरीर का वो आपके हिप के जो अराउंड मसल होते हैं उनके ऊपर आ जाए। और ये बैलेंस आपको बना करके रखना होता है। 30 सेकंड से 1 मिनट तक इसको भी आप होल्ड करेंगे। हर आसन के बाद आपको कम से कम 30 सेकंड के लिए रेस्ट लेना है। 30 सेकंड से 1 मिनट तक का रेस्ट आप ले सकते हैं। आपको हर आसन के बाद शव आसन में चले जाना है और जब दूसरा आसन आप करोगे तो शव आसन से निकल कर आपको करना है। इसके बाद हमने तीसरे नंबर पे
पवन मुक्तासन किया। पवन मुक्तासन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। इसको होल्ड करने के लिए आप इस तरह से भी होल्ड कर सकते हैं, या फिर जो दूसरा तरीका है, हाथों को सिंगल सिंगल लेग को इस तरह से भी आप होल्ड कर सकते हैं। आपकी जो ठुड्डी होती है वो दोनों घुटनों के बीच में लगी होनी चाहिए, और जितना आप ऊपर उठा सकते हैं दोनों घुटनों को ऊपर उठा करके छाती के पास आपको लगाना होता है। जिस तरह से इसका नाम है पवन मुक्तासन, ये पवन को मुक्त करने के लिए कारगर सिद्ध होता है। अगर आपके भी आंतों में ऐसे गैस रह जाती है, ब्लोटिंग आपको होती है, तो ये आसन बहुत ज़बरदस्त है उससे छुटकारा पाने के लिए। उसके बाद चौथे नंबर पे हमने सेतुबंध आसन किया। सेतुबंध आसन उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है जिनको एडी की समस्या है, पीई की समस्या है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक मेल प्रॉब्लम होती है। सेतुबंध आसन यदि आप रोजाना 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक होल्ड करते हैं तो आपके जो पेल्विक फ्लोर के मसल होते हैं या उसके आसपास के जो मसल होते हैं, ये वहाँ पे ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है, जिससे जो आसपास के मसल हैं वो रिच होते हैं, वो ज़्यादा ग्रोथ करते हैं और वहाँ पे ब्लड की सप्लाई होती है। तो ये पीई की और ईडी की समस्या, इससे छुटकारा मिलता है। उसके बाद पुनः शवासन में गए। शवासन में कुछ देर रिलैक्स करने के बाद सर्वांग आसन किया। सर्वांग आसन जैसा इसका नाम है, इसमें सारे अंग आपके ऊपर की तरफ होते हैं। इसको करने का तरीका आप देख लीजिए। सबसे पहले आप हल आसन में जाएंगे। हल आसन से अपनी कमर को अपने दोनों हाथों से आप सपोर्ट करेंगे, और फिर आपके जो पंजे होते हैं वो छत की तरफ तने हुए होने चाहिए, और कमर से आप हाथों को सपोर्ट करके इसको होल्ड करेंगे। इसको जब आप वापस आएंगे इसको होल्ड करने के बाद, तो भी आपको इसी क्रम में आना है। पहले आपको हलासन में जाना है और फिर वापस आना है। जिन लोगों को भी सर्वाइकल की समस्या है, गर्दन में दर्द रहता है या गर्दन में अकड़न रहती है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा आसन है। ये आपके गर्दन के आसपास के जितने भी मसल हैं वहाँ पे ब्लड के फ्लो को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, और पहले दिन से ही आपको इसका फ़ायदा देखने को मिलता है। आसन के बाद हमने किए प्राणायाम। प्राणायाम करने से पहले, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, सबसे पहले अनुलोम विलोम किया जाता है। अनुलोम विलोम कुछ देर करने के बाद ही आपको प्राणायाम शुरू करना होता है। कुछ लोग अनुलोम विलोम को ही प्राणायाम बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्राणायाम की प्रक्रिया है। इसमें आप नाड़ी शुद्धि करते हैं। एक नाक से श्वास लेकर के दूसरे नाक से श्वास छोड़ते हैं, फिर दूसरे से लेकर के पहले से श्वास छोड़ते हैं। एक हाथ से आपको ज्ञान मुद्रा बनानी है, दूसरे हाथ से प्राणायामिक मुद्रा बनानी है, जिस तरह से आप देख सकते हैं। अनुलोम विलोम करने के बाद हमने प्राणायाम किया। आज का जो हमारा प्राणायाम है, सूर्य भेदी प्राणायाम हम करेंगे। सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि ये कब करना होता है और किसको करना होता है। सूर्य भेदी प्राणायाम शरीर में गर्मी बढ़ाने का काम करता है। सर्दी के दिनों में ये किया जाता है। जिन लोगों को भी गर्मी की समस्या है, शरीर में गर्मी बनती है, उन लोगों के लिए नहीं है, गर्मियों में करने के लिए नहीं है। अब इसको करना किस तरह से है, इसकी प्रक्रिया आप समझ लीजिए। हमारे शरीर में 3 मुख्य नाड़ियाँ बताई गई हैं हठ योग के अंदर, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। जो हमारी पिंगला नाड़ी होती है उसको सूर्य नाड़ी भी बोला जाता है। जब हम पिंगला नाड़ी से श्वास लेते हैं, सूर्य नाड़ी से श्वास लेते हैं, तो वो हमारे शरीर के अंदर गर्मी पैदा करता है। इस प्राणायाम में आपको क्या करना है, एक हाथ से आपको ज्ञान मुद्रा बनानी है, दूसरे हाथ से प्राणायामिक मुद्रा बनानी है। आपको बायां नाक बंद करना है और दाएं नाक से श्वास लेना है। श्वास को पूरी तरह से भर के आपको जालंधर बंद लगाना है, ताकि जो श्वास है वो गर्दन से ऊपर ना जाए और आपको दिमाग के अंदर ना चढ़े। अपनी कैपेसिटी के अनुसार इसको होल्ड करना है और आपको बाएं नाक से इस श्वास को रिलीज कर देना है। यही प्रक्रिया आपको बार बार दोहरानी है। दाएं नाक से श्वास लेना है, जालंधर बंद लगा के इसको होल्ड करना है और बाएं नाक से इसको रिलीज कर देना है। ये प्रक्रिया आपको कम से कम 20 से 25 श्वास की जरूर करनी है। अगर आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप इसको लंबे समय तक भी कर सकते हैं। प्राणायाम के बाद हमने 3 बार ओम का उच्चारण किया और शांति पाठ के साथ आज के हमारे सेशन को यहीं पे समाप्त किया। उसके बाद आज हमने पतंजलि योग सूत्र का 8वां सूत्र पढ़ा, जिसमें बताया गया है विपर्यो मिथ्या ज्ञान मत द्रुप प्रतिष्ठम। इसमें निर्णय के बारे में बताया गया है कि किस तरह से हम दोषपूर्ण निर्णय लेते हैं। इससे पिछले श्लोक में प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम के बारे में बताया गया था, जैसा मैंने आपको समझाया था। उनके आधार पर जब हम निर्णय लेते हैं, जो हमारी निर्णय लेने की चीज़ें होती हैं वही दोषपूर्ण होती है, तो जो हमारा निर्णय होता है उसका परिणाम होता है वो भी दोषपूर्ण हो जाता है।